इतिहास के पिता या जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास किसे कहते हैं? तो बीते हुए कालखंडों के बारे में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। बीते हुए कालखंडों के बारे में हम जो भी अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहते हैं, यानी कि जो बीत गया है, यानी कि आज से पहले की बातें जो बीत चुकी है। अब दुनिया जब से बनी है तब से लेके आज तक, क्या ये छोटा कालखंड है? नहीं, बहुत बड़ा कालखंड है। तो ये बहुत बड़े कालखंड को पढ़ना एक जगह पर थोड़ा कठिन हो जाता है। इसी वजह से इसे आसान बनाने के लिए इसे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया वो मैं बताऊंगा, लेकिन किस आधार पर बांटा गया है पहले ये जान लेते हैं। इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया है उनसे मिलने वाले स्रोतों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब इतिहास के बारे में अगर हमें कुछ मिलेगी, जानकारी मिलेगी, तो वो क्या, कोई ना कोई स्रोत होगा, कोई ना कोई माध्यम होगा जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि उस समय क्या हुआ करता था। तो उन स्रोतों के आधार पर हम क्या करते हैं, इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्रागैतिहासिक काल भी लिखा जाता है कहीं कहीं पर, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब देखिए स्रोत क्या मिले थे। स्रोत में मैंने लिखा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत एक ऐसा स्रोत होता है या एक ऐसा वस्तु होता है जिससे हमें पता चले कि उस समय क्या हुआ करता था, यानी कि कोई वस्तु, कोई सामान मिल जाए। अब अगर इस तरह की बात करेंगे, पुराने समय का कोई ईंटा मिल जाए, पुराने समय का कोई लकड़ी मिल जाए, लोहा मिल जाए, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ ये हथियार था, ये कुछ था। जैसे मैं बताता हूँ, अभी अगर भूकंप आ जाए और ये जमीन को यानी कि पलट जाए, ये धरती पलट जाए और ये बोर्ड, ये मार्कर सब जमीन के अंदर दब जाए, हजारों साल बाद जब यहाँ पर कोई आएंगे और खुदाई करेंगे तो उसे क्या मिलेगा? ये मार्कर, ये बोर्ड जरूर मिलेगा। अब ये मार्कर और बोर्ड मिलेगा तो वो क्या अनुमान लगाएंगे कि इस जगह पे क्या हुआ करता था, कुश्ती हुआ करता था, ऐसा अनुमान थोड़ी लगाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड का, ये मार्कर का कुश्ती से कोई संबंध ही नहीं है, तो ये ऐसा अनुमान नहीं लगाएंगे। लेकिन वो ये अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ पर पढ़ाई हुआ करता था, क्योंकि बोर्ड और मार्कर का संबंध पढ़ाई से है, तो वो अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ पे पढ़ाई हुआ करता था। तो इस तरह से जो जानकारी मिला, किससे जानकारी मिला? ये बोर्ड से या ये मार्कर से। तो ये जो वस्तु बना उस समय क्या हो जाएगा? ये पुरातात्विक स्रोत बन जाएगा, इस समय की जानकारी दे रहा है। इसी वजह से ऐसे वस्तु को या ऐसे स्रोत को क्या बोलते हैं? पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि प्रागैतिहासिक काल के विषय में जो जानकारी मिलती है क्या पुरातात्विक स्रोत से मिलती है? तो हाँ मिलती है। आद्य ऐतिहासिक काल के विषय में जो जानकारी मिलती है क्या पुरातात्विक स्रोत से मिलती है? तो हाँ मिलती है। ऐतिहासिक काल के विषय में जो जानकारी मिलती है क्या पुरातात्विक स्रोत से मिलती है? तो हाँ मिलती है। तीनों में पुरातात्विक स्रोत से हमें जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर तीनों में जब पुरातात्विक स्रोत से जानकारी मिलती है तो तीनों को एक में क्यों नहीं कर दिया गया, अलग अलग क्यों रखा गया? क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये तीनों को अलग क्यों रखा गया, क्योंकि इनके स्रोतों के आधार पर इसे अलग अलग किया गया। तो ये तो एक ऐसा स्रोत है जो तीनों में मिल रहा है, तो अलग कैसे हो गया? तो देखिए इन स्रोतों के आधार पर अलग नहीं किया गया। दूसरा भी स्रोत है ना, तो दूसरा स्रोत क्या है? स्रोत में देखिए लिखित स्रोत है। लिखित स्रोत किसे कहते हैं? तो लिखित स्रोत के बारे में जानते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ या यहाँ पे जो भी हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, तो अगर ये कोई व्यक्ति देख रहा होगा और वो कोई बुक में लिख दिया, अब यही चीज़ घटना फिर से घटे, भूकंप आ जाए या धरती पलट जाए, खुदाई हो, खुदाई में ये वस्तु ना मिल करके वो बुक मिल जाए जिसमें ये बातें लिखी गई है कि यहाँ पर क्लास होता था, तो अब वो बुक से जो पता चलेगा, पढ़ने के बाद जो उसे जानकारी मिलेगी, तो इन स्रोतों को क्या बोलेंगे? लिखित स्रोत बोलेंगे। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना मरे, कोई आदमी ना मरे, कोई धरती उड़ती ना पलटे, लेकिन लिखा हुआ है। आदमी तो मरता है, अब आदमी जब मर जाएगा हजारों साल बाद अभी का कोई व्यक्ति जिंदा रहेगा? कोई नहीं रहेगा, सब आदमी नए नए व्यक्ति आ जाएंगे। लेकिन इस समय के बारे में अगर जानकारी मिल चाहिए उसे, तो वो क्या करेंगे? कोई बुक पढ़ेगा जिसमें लिखा हुआ हो, और इस समय का लिखा हुआ कोई बात अगर उस समय पढ़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? लिखित स्रोत के बारे में। जैसे कि हम बोलते हैं कि मुगल का शासन था, तो मुगल का शासन जिस समय चल रहा था उस समय जो किताब लिखा गया था, शाहजहाँ के बारे में लिखा गया हो, बाबर के बारे में लिखा गया हो, वो जो किताब से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या मुगल के समय का आदमी अभी जिंदा है? आज से कितना साल, 500 साल पहले की बात है। अब वो 500 साल 400 साल पहले की बात है, उस समय का जो भी घटना था, कोई व्यक्ति जिंदा नहीं है, लेकिन उस समय के बारे में हम जानकारी मिल जाती है। कैसे मिलती है? तो वो लिखित स्रोत है। लिखित स्रोत से माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। तो इस तरह की घटना को, इस तरह जो जानकारी मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? लिखित स्रोत के माध्यम से जानकारी।
तो अब देखिए, लिखित स्रोत, प्राग ऐतिहासिक काल में जो घटना घटी थी, क्या लिखित स्रोत उस समय था? उसका कोई लिखित स्रोत मिला है? तो नहीं मिला है, क्योंकि उस समय के व्यक्ति पढ़ने लिखने नहीं जानते थे, तो वो लिखे ही नहीं कुछ, तो मिलेगा कहाँ से? या लिखे होंगे तो आज तक खुदाई में नहीं मिल पाया है, हो सकता है मिल जाए, लेकिन उस समय के लोग, इतना पुराना समय का कहानी है ये, इतना पुराने समय की बात है कि उस समय लोग पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए नहीं लिखे थे, तो हमें लिखित स्रोत नहीं मिलता है। किंतु आद्र ऐतिहासिक काल का लिखित स्रोत है, यानी कि लिखित स्रोत हमें मिला है। अब देखिए, यहां से तो पता चल गया कि यहां लिखित स्रोत नहीं मिला है, यहां लिखित स्रोत मिला है, इसलिए ये दोनों को क्या कर दिया है? अलग अलग पार्ट में विभाजित कर दिया गया है। अब आगे देखेंगे, ऐतिहासिक काल में क्या लिखित स्रोत मिला है? तो हाँ, मिला है यहाँ पर लिखित स्रोत। अब देखिए, इसमें भी लिखित स्रोत मिला है, इसमें भी लिखित स्रोत मिला है, इसमें भी पुरातात्विक स्रोत मिला है, इसमें भी पुरातात्विक स्रोत मिला है, तो दोनों को एक क्यों नहीं कर दिया गया? तो और भी कोई रीजन होंगे, स्रोतों के आधार पर बांटे हैं, तो कोई ऐसा भी चीज होगा जिसकी वजह से दोनों में कुछ भिन्नता आ जाएगी, दोनों में कोई असमानता आ जाएगी और इसे अलग कर दिया गया है। तो आगे देखते हैं, जो लिखित स्रोत मिला है उसे पढ़ा गया है या नहीं पढ़ा गया है? तो लिखित स्रोत यहाँ पर मिला ही नहीं है, तो पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। जब लिखा हुआ है, कुछ मिला ही नहीं, तो कहाँ से पढ़ेंगे? उसको बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। लेकिन यहाँ पर लिखित स्रोत मिला है, तो क्या इसे पढ़ पाए हैं? तो इसको नहीं पढ़ सके हैं। यहाँ पर आद्र ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिला है, किंतु इसे पढ़ नहीं पाए हैं। क्यों नहीं पढ़ पाए हैं? क्योंकि उस समय जो व्यक्ति लिखते थे, या जो भी लिखा हुआ मिला है, उस शब्द को या उस भाषा को कोई भी नहीं पढ़ पाया है, क्योंकि वो भाषा आज हम भूल चुके हैं। वो जो भाषा पढ़ते थे, वो भाषा हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाए हैं। जिस समय अगर वो भाषा किसी को पता चले, कोई पढ़ ले, तब बात अलग होगी, लेकिन अभी तक इसे कोई नहीं पढ़ पाया है। नहीं तो इस समय क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसके अंतर्गत आता है। तो अगर लिखित स्रोत हमें मिलता तो हम क्या करते? सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी होता है। अभी जो जानकारी हमारे पास है वो क्या है? पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से मिली जानकारी है, बाकी लिखित स्रोत के माध्यम से नहीं मिली है। ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं? यानी कि इसमें क्या है, लिखित स्रोत भी मिला है और इसे पढ़ भी पाए हैं। जैसे मुगल के बारे में हमें क्या लिखित स्रोत भी मिला है, उसे पढ़ भी लेते हैं आसानी से, तो इसको हम पढ़ भी पाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक काल बोलेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि इसमें लिखा हुआ कोई चीज़ मिला नहीं है, लेकिन फिर भी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसके अंतर्गत आता है, और उसके बारे में हम बुक में देखते हैं लिखा हुआ। तो वो जो लिखा गया है वो ऐतिहासिक काल में लिखा गया है, ना कि आद्र ऐतिहासिक काल में लिखा गया है। ये याद रखिए। हम जितना भी चीज़ पढ़ेंगे सभी आज बुक में मिल जाएंगे, लेकिन वो बुक ना प्राग ऐतिहासिक काल का बुक है, ना आद्र ऐतिहासिक काल का बुक है। वो ऐतिहासिक काल का बुक है, और वो ऐतिहासिक काल में लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? तो पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी, एक आदमी दो आदमी जानकारी लिया कि हाँ शायद ऐसा हुआ होगा, और वो बुक में लिख दिया है। तो अब हम वो बुक को पढ़ते हैं, तो वो बुक कब बना है? ऐतिहासिक काल में बना है, ऐतिहासिक काल में लिखा गया है। तो इस वजह से ये गलतफहमी मत रहिएगा कि इसके बारे में भी लिखा हुआ है और उसे पढ़ भी लेते हैं। तो लिखा हुआ इसके बारे में है, लेकिन इस समय का लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ होना और इस समय का लिखा हुआ होना, दोनों में अंतर है। यानी कि जो समय, इस समय यानी कि सिंधु सभ्यता के समय के लोग जो थे, उस समय जो लिखा गया वो नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन अब जो लिखते हैं, आज जो लिख लेते हैं, उसे हम पढ़ पाते हैं। लेकिन आज कैसे लिखते हैं? तो इसका पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके। अब आगे देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल या प्रोग ऐतिहासिक काल को परिभाषित कैसे करेंगे? परिभाषा इसका कैसे देंगे? तो इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से पता चलता हो, किंतु लिखित स्रोत ना मिला हो, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। आद्र ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? तो इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से पता चलता हो, तथा इसका लिखित स्रोत भी हो, किंतु इसे पढ़ा नहीं गया हो, तो उसे हम आद्र ऐतिहासिक काल कहेंगे। तीसरा, ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? तो वैसा कालखंड जिसकी जानकारी में पुरातात्विक स्रोत से भी मिलता हो, लिखित स्रोत भी मिला हो और उसे पढ़ा भी गया हो, तो हम ऐसे कालखंड को क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल कहेंगे। तो आज हम मानते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इसके आगे के क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि ये प्रागैतिहासिक काल, ये भी एक बड़ा कालखंड है, जिसे पढ़ने में आसान हो जाए या आसानी से समझने के लिए इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। इस कालखंड को भी
3 भागों में बांटा गया है। ये अगले बैच में, अगला वीडियो में मैं चर्चा करूंगा और उसे भी डिटेल में समझाने का कोशिश करूंगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, चलता हूं।